हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स करने जा रहे हैं। अब ट्रायंगल्स के बारे में सबको पता ही है, हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल क्या होती है? इट इज अ पॉलीगन एंड अ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज 3 साइड से जो पॉलीगन बनता है। अब पॉलीगन क्या होता है? दैट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, है ना। अब तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल का रिकैप लेते हैं। सो ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड फिगर, जिसे अगर ये आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल ABC। अब ABC ये क्या है? 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। एक को वर्टेक्स बोलते हैं, ज्यादा को वर्टिसेस बोलते हैं। AB, AC and BC, they are sides of triangle AB, BC and AC. They are 3 sides of triangle। और ये जो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं बिटवीन 2 साइड्स, जैसे ये AB और AC के बीच में एंगल A बन रहा है, AB एंड BC के बीच में एंगल B बन रहा है, एंड AC एंड BC के बीच में एंगल C बन रहा है। These 3 angles of a triangle, so angle A, angle B and angle C, ये क्या है? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो लेकिन 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल बोला जाता है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स को 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये तो हो गई ट्राइंगल की बात। ये भी आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एंड स्केलिन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू एंगल्स देयर आर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 1 राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों एक्यूट एंगल्स हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। देन ये तो हो गई टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये सब आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस की, जो इस चैप्टर में हम करने वाले। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? अब कॉन्ग्रुएंट चीजें वो होती हैं जो एग्जैक्टली सेम हो। एग्जैक्टली मतलब जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे अगर हम, अब कॉन्ग्रुएंट सिर्फ ट्राइंगल्स नहीं हो सकती, कॉन्ग्रुएंट कोई भी चीज हो सकती है। जैसे 2 लाइन सेगमेंट्स है, तो इफ 2 लाइन सेगमेंट्स, अगर ये लाइन सेगमेंट है AB एंड दिस इज लाइन सेगमेंट CD, अगर इसकी भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, अगर हम CD को AB के ऊपर रखेंगे तो इट विल कंप्लीटली कवर AB, है ना, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली इक्वल है, तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है, कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे के साथ। तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। ऐसे ही अगर सर्कल्स हैं, द 2 सर्कल्स विद सेम रेडियस, अगर 2 सेम रेडियस के सर्कल हैं तो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। अगर 2 सेम रेडियस के आप सर्कल बना के काट लो किसी शीट पे और एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रखो, मान लो ये एक सर्कल बनाया हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का, है ना, और एक और सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, और हमने शीट्स पे बनाए और एक शीट में से सर्कल कट करके हमने दूसरे सर्कल के ऊपर रख दिया, तो ये सर्कल उसको पूरा कंप्लीटली कवर करेगा। तो इट मींस दीज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही ट्राइंगल्स में है, 2 ट्राइंगल्स जिनकी शेप और साइज इक्वल हो, उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। शेप भी इक्वल एंड साइज भी इक्वल। अब ये तो मैं आपको बता रही हूं कि मतलब क्या है, लेकिन अब आगे उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, वो आज हम करेंगे इस चैप्टर में। अब पहले तो हम कुछ ट्राइंगल्स का एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर वी आर टेकिंग
this triangle ABC and this is another triangle DEF. इसकी एक साइड है ये 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी भी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, EF is 5 centimeter and DF is 4.5 centimeter. Now are these triangles congruent? कि अगर हम एक ट्राइंगल को काट के, जैसे हमने पहले बात की सर्कल को शीट पे बना लिया और एक शीट का सर्कल काट के दूसरे सर्कल के ऊपर रखा, ऐसे ही अगर हम इनको भी शीट्स के ऊपर ड्रॉ करें और एक शीट में से ये ट्राइंगल कट करके हम इसके ऊपर रख दें तो क्या होगा। देखो DE एंड AB आर इक्वल, दोनों 4 सेंटीमीटर है, AC एंड DF आर इक्वल एंड BC एंड EF आर इक्वल। तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर रखेंगे तो इस ट्राइंगल को कंप्लीटली कवर करेगा। तो इसके ऊपर D पॉइंट आ जाएगा, मतलब D इसका वर्टेक्स इसके ऊपर आ जाएगा, E वर्टेक्स B के ऊपर आ जाएगा एंड F वर्टेक्स C के ऊपर आ जाएगा, होगा ना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है DE, DF is 4.5 सेंटीमीटर एंड EF is 5 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब ये दो ट्राइंगल्स की बात होगी। नाउ इसी के साथ एक और ट्राइंगल लेते हैं हम। अब मान लो ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाली, दिस इज PQR ट्राइंगल। अब मान लो दिस इज 5 सेंटीमीटर, QR is 4.5 सेंटीमीटर एंड PR is 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होगा। अब आर ABC एंड PQR कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? अब कैसे पता चलेगा? अब PQ is 5 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे अरे ये तो कॉन्ग्रुएंट है हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है और PQ तो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन हो सकता है, कैसे? देखो, इसकी भी एक साइड PR जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। मतलब अब 4 और 5, इसकी ये 4 है, ये 5 है, इसकी ये 4 है, ये 5 है। तो अगर हम ये वाली साइड को इस पे रख दें और इस साइड को PQ को यहाँ पे रख दें, लेकिन अब रखना भी कैसे पड़ेगा? अब AB और BC में कॉमन कौन सा है वर्टेक्स? B। तो और PR और PQ में कॉमन वर्टेक्स है P। तो P किसके ऊपर आएगा? B के ऊपर, ठीक है। और R कहाँ आएगा? यहां पे। और Q आएगा C के ऊपर। अब देखो, अब देखिए जरा। नाउ AB इज 4 सेंटीमीटर और PR इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इज 5 सेंटीमीटर एंड PQ is 5 सेंटीमीटर, है ना। एंड AC is 4.5 सेंटीमीटर एंड QR is 4.5 सेंटीमीटर। तो है ना कॉन्ग्रुएंट। अगर हम अब इसको ऐसे घुमा के रखेंगे, इसको कट करके हम ऐसे रखेंगे कि ये वाले पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आए, तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल कंप्लीटली इसको कवर करेगा। तो दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ही है। बस हमें देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के इक्वल हैं और जो एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, जो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है, वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो इनको कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे कैसे? अब कॉन्ग्रुएंस का साइन आपने पहले भी करा हुआ है, कॉन्ग्रुएंस 8 में भी। तो इसमें लिखेंगे हम ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलर का साइन नीचे, इक्वल टू का और ऊपर सिमिलर का साइन, ट्राइंगल। अब AB DE के इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे इसको? DEF। अब क्यों? देखिए, अगर हम इसको इसके ऊपर रखें
तो जैसे मैंने बताया था कि ए के ऊपर डी पॉइंट आएगा, बी के ऊपर ई पॉइंट आएगा एंड सी के ऊपर एफ पॉइंट आएगा। तो ए बी सी, ए के ऊपर डी, बी के ऊपर ई एंड सी के ऊपर एफ पॉइंट। ऐसे ही ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है ना, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ है एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। तो देखो अगर यहीं से पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, कौन ट्राइंगल्स का, ठीक है, मतलब इक्वल पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमें लिखने का भी तरीका होता है कि कैसे ट्राइंगल्स को लिखा जाएगा, उल्टा सीधा नहीं लिखना। ऐसी अभी मैंने आपको बताया तो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पर इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर मान लो इसको हम ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं, देन कॉन्ग्रुएंट टू दूसरी ट्राइंगल को कैसे लिखा जाएगा। अब ए के ऊपर कौन सा आएगा, वर्टेक्स आर, बी के ऊपर पी एंड सी के ऊपर क्यू। तो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ए बी साइड इज इक्वल्स टू आर पी, ए बी आर पी या पी आर इक्वल है। Then BC is equals to PQ, BC is equals to this PQ and AC, third side is equals to RQ. तो AC is equals to this RQ या QR. ओके, तो लिखने का तरीका सही होना चाहिए कि कैसे लिखना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को। ओके, अब ये तो हो गया कि हमें देखना कैसी है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है और किस तरह से लिखना है हमें। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कौन सी कंडीशन, अब एक तो ये हो गई तीनों साइड्स अगर दो ट्रायंगल्स की इक्वल हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनका शेप भी इक्वल होगा और साइज भी इक्वल होगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं। फिर एक आता है आपका SAS कॉन्ग्रुएंस, SAS दैट इज साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, इसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये एंगल मान लो दिस इज 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो ये साइड एंगल साइड का मतलब है टू साइड्स और उनके बीच वाला एंगल जो उन साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है, वहां पे जो एंगल बन रहा है दैट हैज टू बी टेकन। तो ये भी बीच वाला एंगल और यहां भी उन दो साइड्स के बीच का एंगल। लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल DEF। ओके, तो ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब AB के इक्वल है DE, BC के इक्वल है EF एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। तो कैसे आएगा, AB C कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो यहीं से हमें पता चल गया AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF and angle B is equals to angle E। ठीक है, तो this is how we can write it। लेकिन एक और चीज, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से, तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग, अगेन आई वुड से कॉरस्पॉन्डिंग। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू RPQ, तो हम ये नहीं कहेंगे AB इज इक्वल टू PQ। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल। ऐसे ही एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, मतलब जब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कौन सा पार्ट किसको कवर कर रहा है, those are equal, तो उनको बोलते कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है,
और वो हम क्वेश्चंस को करते हुए यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब CPCT, that means corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, C मतलब corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, तो ये हम CPCT हम यूज करेंगे. ओके, ना ये तो हो गई SAS की बात. अब ये जो SA कॉन्ग्रुएंस है, ये आपको एक्सियम एक दिया हुआ है 7.1, जिसमें बोला है कि इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और ये एक्सियम है जिसको हम यूज करेंगे आगे थ्योरम्स प्रूव करने में भी. ठीक है, तो लेट्स मूव. तो फर्स्ट हमारा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हो गया SAS कॉन्ग्रुएंस, जो मैंने अभी आपको बताया. देन ASA कॉन्ग्रुएंस. ASA कॉन्ग्रुएंस इसका क्या मतलब है? टू एंगल्स एंड वन साइड. तो इसका मतलब क्या है? These are the two triangles, triangle ABC and DEF. Okay, let's say side BC is equals to side EF and angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle F. तो यहां ये इसको क्या बोलेंगे? ASA कॉन्ग्रुएंस. क्या मतलब है ASA? क्यों? क्योंकि दो एंगल्स हैं और उनके बीच वाली इंक्लूडेड साइड. इंक्लूडेड साइड का मतलब है कि जो दो एंगल्स हैं दे आर ऑन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ दैट साइड, या उन जो साइड है उसके दो वर्टिसेस पे ही दोनों एंगल्स हैं. तो दैट इज इंक्लूडेड साइड. ये BC है, BC का एक एंड पॉइंट है B, एक है C, या एक वर्टेक्स है B, एक है C. तो दोनों एंगल्स कौन से होने चाहिए? इन्हीं वर्टिसेस पे. तो दीज आर टू एंगल्स एंड दिस इज BC इज द इंक्लूडेड साइड. ऐसे ही ये भी EF इज साइड एंड ये दो एंगल्स है, मतलब ये दो एंगल्स एंड EF इज देयर इंक्लूडेड साइड. तो ऐसे कॉन्ग्रुएंस को क्या बोलते हैं? ASA कॉन्ग्रुएंस. तो मतलब अगर BC is equals to EF है, angle B is equals to angle E, angle C is equals to angle F, then क्या बोलेंगे? These two triangles are congruent. और लिखेंगे कैसे? Triangle ABC is congruent to triangle. अब A के ऊपर अगर यहां इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो A के ऊपर आएगा D वर्टेक्स, E और B इक्वल है, B के ऊपर आएगा E, और F और C इक्वल है एंड BC इज इक्वल्स टू EF, मतलब BC साइड के ऊपर EF साइड आएगी, तो यहाँ पे आएगा F, है ना. सो दिस इज हाउ वी विल राइट देयर कॉन्ग्रुएंस. तो इसको बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस. अब ये तो ASA हो गया, तो ASA के साथ एक AAS भी यूज होता है. अब AAS का क्या मतलब है? इसी से आता है AAS. अब AAS का मतलब टू एंगल्स और कोई दूसरी साइड हो सकती है. अब टू एंगल्स और दो साइड्स मतलब मान लो ये दो एंगल्स है, दिस ABCDEF. Let's say A angle is equals to angle D, angle B is equals to angle E. तो अब ये वाली साइड ना होके अब इनकी इंक्लूडेड साइड कौन सी है? AB. चलिए हम इसी को लेते हैं.
ये एंगल ही लेते हैं इक्वल, इसको ना लेके हम इसी एंगल को इक्वल लेते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, जैसे इसमें लिया था। तो लेकिन साइड बीसी और ईएफ इक्वल नहीं है, साइड हमारी ए बी इक्वल है और डीई, ए बी और डीई इक्वल है। तो ये कौन सा, ये एंगल्स तो इस तरफ रह गए और साइड दूसरी है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, देखो अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, मान लो ये एंगल है 50 एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 50 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ 50 डिग्री, ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो थर्ड एंगल क्या होगा, अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स 50 और 60 है तो थर्ड एंगल क्या होगा, 180 माइनस इनका सम, इनका सम क्या है 50 प्लस 60 110, सो दिस विल बी 180 माइनस 110 70 डिग्री। ऐसे ही ये भी आएगा 70 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं दो ट्राइंगल्स के, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या, वो भी इक्वल ही आएगा, थर्ड एंगल भी इक्वल आ गया। तो ये बन गई ना, अगर ये एंगल्स, अब हमारे पास क्या हुआ, ये दो एंगल्स इक्वल इंक्लूडेड साइड, ये दो एंगल्स इक्वल आ गए इंक्लूडेड साइड, ये इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एएस से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम इसलिए एएएस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एएएस जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कि अगर दो एंगल्स और कोई भी दूसरी साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो दो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और हम कहीं यूज भी करेंगे एएएस कॉन्ग्रुएंस, ओके। तो रीजन आपको मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। अब ये हो गया एएएस कॉन्ग्रुएंस। फिर आपका साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, जो मैंने आपको बताया, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। फिर आपका हमारा आता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस का कहते हैं, आरएचएस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। जैसे अब टू ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ए एफ। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे राइट एंगल है, तो एक तो राइट एंगल हो गया, मतलब दोनों राइट एंगल है तो नेचुरली एक राइट एंगल होगा, तो एक तो राइट एंगल लेना होगा। फिर हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल हाइपोटेन्यूज, एंड वन साइड मतलब एनी ऑफ द टू ऑफ दीज साइड्स, इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है, ये और ये भी इक्वल हो सकती है, ये ना, नहीं तो ये और ये भी इक्वल हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो जैसे यहां पे अगर ये जो मैंने इक्वल आपका दिया है, कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी इज सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब बी के इक्वल है एंगल ई, तो इसका मतलब यहाँ बी बीच में, यहाँ ई होगा ना, तो और AC इज इक्वल्स टू DF, अब AC ये है तो ये आएगा DEF, कॉन्ग्रुएंट टू DEF। कैसे, देखो जरा, AB इज इक्वल्स टू DE, AB और DE इक्वल है, वो इसलिए क्योंकि हमारा DF और AC इक्वल है और BC और EF इक्वल है, तो नेचुरली तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा ना। तो ये कंडीशन हम यूज करके भी, ये भी है कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, RHS कॉन्ग्रुएंस, एंड इफ ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो इट मींस दीज ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, और कोई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। अंडरस्टूड। चलिए, तो हमने ये तो बात कर ली है कॉन्ग्रुएंस के डिफरेंट क्राइटेरियाज की, ठीक है, या कंडीशंस की। अब मैंने बताया आपको एक्सियम 7.1 है जो
if two sides and included angle of one triangle is equals to two sides and then one included angle of the other triangle, then two triangles are congruent. तो इसके बाद आपका आता है थ्योरम. एग्जाम्पल्स हैं, टू एग्जाम्पल्स आर देयर, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 बेस्ड ऑन यही साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस पे. तो ये एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन ऑलवेज आस्क मी. फिर उसके बाद आपका आ जाता है थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस, और इसको हम प्रूव करेंगे. अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, मान लो, अब ये तो है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है. अब देखिए एग्जांपल लेते हैं. मान लो इसका ये एंगल है 40, दिस इज 60 एंड दिस इज 80 डिग्री. इसका भी ये एंगल है, दिस इज 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री. अब ये तीनों एंगल्स तो दोनों ही इक्वल हैं, बट एक छोटी ट्राइंगल एक बड़ी ट्राइंगल है. तो कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए. नहीं, हो सकता है उनका साइज अलग हो. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ट्राइंगल्स? उनका जब शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो ये अगर आप ड्रॉ करके भी देखो, कंस्ट्रक्शन करके देखो या ड्रॉ करके देखो अपने आप कि क्या तीनों एंगल्स अगर आप इक्वल लेते हो तो कि ट्राइंगल्स क्या हमेशा आपकी सेम साइज की बनती हैं? तो यू विल कम टू नो कि नहीं. तो ये एंगल 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 इज इन नो कंडीशन, कोई क्राइटेरियन नहीं है ये कॉन्ग्रुएंस का. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स इक्वल है, बट एंगल्स सारे इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कोई जरूरी नहीं होगी. ठीक है. नाउ थ्योरम 7.1, which is ASA congruence rule या congruence criterion. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. तो it means क्या है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि two triangles हैं. I'm going to make these are two triangles. Let's say ये है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. सो अगर टू ट्राइंगल्स के दो एंगल्स से ये एंगल B और E इक्वल है, C एंड F इक्वल है, और उनकी इंक्लूडेड साइड कौन सी है? इसकी B और C की इंक्लूडेड साइड है BC एंड एंगल E एंड एंगल F की इंक्लूडेड साइड है EF. तो अगर BC और EF इक्वल है, मतलब ये दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल है, देन दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये हमें प्रूव करना है. तो लेट्स राइट गिवन. नाउ गिवन है two triangles ABC and DEF, और जिसमें है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, BC इज इक्वल्स टू EF and angle C is equals to angle F. So we have to prove is triangle ABC is congruent to triangle DEF. अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? अब हमने देखा पहले SAS कॉन्ग्रुएंस एक्सियम दिया हुआ है, एक्सियम 7.1. अब उसको यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए.
और लेकिन इसके लिए हमें 3 केसेस लेने पड़ेंगे, तो 1 बाय 1 हम 3 केसेस लेंगे और फिर प्रूव करेंगे। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट हम लेते हैं केस 1। अब केस 1 क्या है? इफ AB इज इक्वल टू DE, मैंने बोला ना आपको SAS कॉन्ग्रुएंस को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो SAS मतलब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल करके। तो अब हम लेके देखते हैं, लेट्स अज्यूम AB इज इक्वल्स टू DE, मतलब हमने ये AB और DE को इक्वल ले लिया। यहां नहीं मैं बना रही, आई एम मेकिंग द ट्राइंगल्स अगेन। दिस इज ABC ट्राइंगल DEF। नाउ ये तो जो हमें इक्वल है वो तो हमें शो करना ही है, ठीक है। और हम इसमें ले रहे हैं AB इज इक्वल्स टू DE। तो अब हम पहले SAS से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो कैसे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल्स टू DE। वाई? रीजन हर का देना, जैसे मैंने आपको बोला है ज्योमेट्री में रीजन देना जरूरी है। क्या है हमारा ये? एजम्पशन, मतलब हमने ये एज्यूम किया है, एजम्पशन है हमारा। देन एंगल B is equals to angle E, which is given, B और E equal है, and side BC is equals to side EF, this is also given। अब देखिए ये दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों आपस में इनके ये पार्ट्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle DEF। कौन सा कॉन्ग्रुएंस हो गया? SAS कॉन्ग्रुएंस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी इस केस में, ठीक है। नाउ हम लेंगे केस 2। तो उसके लिए पहले मैं आपको यहां ये, क्योंकि देयर इज नो स्पेस ना बेटा, तो मुझे ये इरेज करना होगा। तो आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते रहो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो, नहीं तो क्योंकि आई कांट स्टॉप इन बिटवीन ना, या पॉज करके आप कर लो। नाउ व्हाट इज केस 2? अब केस 2 में क्या हम लेंगे? अगेन वी आर मेकिंग टू ट्राइंगल्स, ABC एंड DEF। गिवन पहले शो करते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल, B एंड D, BCEF इक्वल है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो ये तो हमने शो कर दिया। अब इस केस में हम क्या लेंगे? इफ हमें अब एज्यूम करना है AB इज ग्रेटर देन DE, तो क्या होगा? अगर AB DE से बड़ी है तो इट मींस देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ AB विच इज इक्वल टू DE। अगर ये AB लाइन सेगमेंट DE से बड़ा है तो AB का कुछ पार्ट तो ऐसा होगा ना जो DE से के इक्वल होगा, तो वो हम पार्ट ले लेते हैं। लेट्स से BP इज दैट पार्ट। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है सच दैट BP इज इक्वल्स टू DE। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ये अब यहाँ पे पॉइंट है एक, तो हम ज्वाइन कर देते हैं P को C के साथ, ठीक है। नाउ तो it means if AB is greater than D, then let's take a point P on AB such that BP is equals to, या PB लिख लेते हैं क्योंकि मैंने कहा ना आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल उसी ऑर्डर में लिखने होते हैं।
PB is equals to DE। तो ये हम लेके चले। नाउ हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल PBC एंड DEF। नाउ इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF, PB इज इक्वल्स टू DE। ये फिर क्या किया हमने, एज्यूम किया है, तो ये हमारा हो गया एजम्पशन। देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E which is given, and BC is equals to EF which is also given। ठीक है। नाउ अगेन ट्राइंगल PBC में ये साइड और DE इक्वल है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, BC इज इक्वल्स टू EF, तो PBC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय FAS कॉन्ग्रुएंस अगेन। ठीक है। सो देयरफॉर triangle PBC is congruent to triangle DEF by SAS congruence। ठीक है, यहां तक समझ आ गया ना। अब आपको मैंने बताया इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी और एंगल्स तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो इट मींस कि ये जो एंगल PCB है, दिस एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू एंगल F। यही होगा ना कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अगर हम DEF को उठा के PBC के ऊपर रखें, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है जैसे हमने प्रूव किया है, तो DE आएगी PB के ऊपर, EF आएगी BC के ऊपर एंड PC आएगी DF के ऊपर। तो इट मींस ये एंगल F किसके ऊपर आएगा, एंगल PCB के ऊपर। तो इट मींस देयरफॉर एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल F बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। बट हमें दिया हुआ है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब यहां C ना लिख के हम पूरा एंगल लिख देते हैं ACB, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं ना, कि मैंने कि जैसे अगर किसी वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एंगल बन रहा होता है तो उसको 3 आपके लेटर से लिखना चाहिए, तो इसको पूरा ACB लिख देते हैं। बट एंगल ACB या एंगल CA की बात है ना, चाहे इसको हम ACB बोल दें चाहे एंगल C बोल दें, बट ACB इज इक्वल्स टू एंगल F, इट इज गिवन। तो अगर PCB भी F के बराबर है, ACB भी F के बराबर है, तो इट मींस एंगल PCB एंड ACB शुड बी इक्वल। सो इट मींस एंगल PCB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। अब ये एंगल PCB और ACB कैसे इक्वल होगा, तभी इक्वल होगा कि अगर उसकी ये जो आर्म है PC, इट इज ऑन AC ओनली, या PC और AC कोइंसाइड करें, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल तभी होंगे अगर उनका मेजर इक्वल होगा। अब एक आर्म BC तो उनकी कॉमन है, ठीक है, PCB में एक और ACB में एक आर्म तो BC है, तो दूसरी आर्म भी सेम उसके साथ एंगल बनाएगी, तभी तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना। तो इट मींस तो PC एंड AC शुड कोइंसाइड, तभी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो we will write this is possible only if PC and AC coincide। तो अगर PC और AC coincide कर रहे हैं तो इट मींस ये तो सेम वही ट्राइंगल हो जाएंगी ना। देयरफॉर क्या है, इट मींस एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो ये PBC की जगह हम ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, ABC। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। हमने मान के देख लिया कि अगर ये साइड उससे बड़ी है तो भी ये ट्राइंगल्स इक्वली होंगी, क्योंकि जो हमारा गिवन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है कि ये दोनों जो है साइड्स कोइंसाइड करती हैं, तो ये ट्राइंगल्स ऐसे भी
कॉन्ग्रुएंट ही है, ठीक है। नाउ वी कम टू केस 3। तो हम क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं और फिर हम प्रूव करते हैं। नाउ केस 3 इज इफ AB इज लेस देन DE। अब उसमें क्या होगा, अगेन हम फिगर बनाते हैं। This is triangle ABC and this is triangle DEF. B and E are equal, C and F are equal, BC and EF are equal. Now if AB is less than DE तो क्या होगा, it means जो AB इससे अगर कम है तो इसका मतलब अगर हम AB को थोड़ा सा मतलब उतना बढ़ा दें टिल पॉइंट P, ताकि जो BP है दैट इज इक्वल टू DE। मतलब AB अगर छोटी है DE से तो AB से कोई बड़ी लाइन होगी ना जो DE के इक्वल है, तो हम वो लेके चलते हैं। लेट्स टेक दैट लाइन सेगमेंट इज BP विच इज इक्वल टू DE। तो देयर शुड बी अ पॉइंट आउटसाइड AB, है ना, जो AB की लाइन पे ही आएगा। वो पॉइंट कहां पे है, ताकि BP DE के इक्वल हो जाए। तो अब हम ये लेके चलेंगे। देयरफॉर let's take a point P outside AB such that PB is equals to DE। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ तो ये PB और DE अब इक्वल है, ये पूरी लाइन। नाउ वी विल टेक triangle PBC and DEF। now in triangle PBC and triangle DEF, PB is equals to DE, that is our assumption। ओके अच्छा, और ये PC को हमने ज्वाइन भी करना है, ठीक है। तो ये assumption हो गया। देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, जैसे हम पहले भी कर रहे हैं, ये तो गिवन है। एंड BC इज इक्वल्स टू EF विच इज अगेन गिवन। तो अगेन वही बन गई ना SAS कॉन्ग्रुएंस, ये साइड इसके इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर triangle PBC is congruent to triangle DEF, again SAS congruence। ठीक है, तो ये जब अगेन ये कॉन्ग्रुएंट आ गई तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल होंगे। तो इट मींस दिस एंगल PCB, ये बड़ा होगा ना अब C के अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तो ये एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल F CPCT से। Therefore angle PCB is equals to angle F by corresponding part of congruent triangles। तो but अगेन हमें गिवन है कि ABC is equals to angle F, so angle ACB is equals to angle F, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। तो PCB भी F के इक्वल है, ACB भी F के इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे PCB और ACB। देयरफॉर एंगल PCB इज इक्वल्स टू एंगल ACB, मतलब ये पूरा एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल ACB। बट ये कैसे पॉसिबल है, अगेन वही चीज जैसे हमने लास्ट केस में किया था कि उनकी एक आर्म तो कॉमन है। अब दोनों इक्वल तभी होंगे ना अगर दूसरी आर्म भी कॉमन होगी, ठीक है। तो इट मींस AC एंड PC शुड कोइंसाइड, तभी पॉसिबल है ये। सो दिस इज पॉसिबल
only if AC and PC coincide. तो अगर AC और PC coincide कर तो इट मीन्स BPC और ABC ट्रायंगल जो सेम ही है. सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF था, तो इट मीन्स ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो हमने तीनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेके हमने प्रूव कर दिया कि हर एक केस में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही आएंगी. तो इट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and included side of other triangle. ठीक है, तो hence proved. So this is the proof of this theorem. After this theorem, अब एक वो भी given है कि two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal, जिसको हमने AAS बोला है. पहले आपको समझाया ना AAS congruence, तो वो भी यूज होगा. तो इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल 3. तो ये एग्जाम्पल भी आप खुद करिएगा. इफ एनी प्रॉब्लम तो बताना आप. तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.1, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. 7.1. अब उसमें क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है, तो लेट्स मेक फिगर फर्स्ट. नाउ एक ट्रायंगल है ABC और नीचे एक बन रही है ADB. ठीक है, ये हमें गिवन है. नाउ स्टेटमेंट क्या दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल है ACBD. ACBD is a quadrilateral in which AC is equals to AD, जो हमने सिंगल लाइन से शो की है. देन AB बाइसेक्ट्स एंगल A. AB ये है, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो एंगल CAB और DAB दो पार्ट्स बन रहे हैं ना एंगल A के, वो इक्वल है, क्योंकि एंगल जब बाइसेक्ट होता है तो दो उसके इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं. शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन अ क्वाड्रिलेटरल QUAD डॉट लगा सकते हैं ACBD, जिसमें गिवन है AC इज इक्वल्स टू AD. देन और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, यही गिवन है. नाउ टू प्रूव ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD, एंड हमें पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. और BC एंड BD के बारे में हमें बताना है कि उनमें क्या रिलेशन है. ठीक है, नाउ प्रूफ पे आते हैं. अब देखिए ट्रायंगल ABC ये ऊपर वाली ट्रायंगल है ना, ABD इज नीचे वाली ट्रायंगल. अब इस ट्रायंगल में AC एंड AD एक एक साइड इक्वल दी हुई है. ठीक है, और AB इज बाइसेक्टिंग एंगल A, तो इट मींस एंगल CAB, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल DAB, इक्वल होंगे. एंड AB दैट इज कॉमन ऑफ बोथ द साइड्स, तो वो भी इक्वल हुई. तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस बना, ये एक हमेशा कॉन्ग्रुएंस देखने के लिए एक ट्रायंगल को देखना चाहिए. एक ट्रायंगल की अगर ABC की बात करें तो उसमें AC साइड ली है, AB साइड ली है और उनका इंक्लूडेड एंगल ली है. तो इट मींस ये कॉन्ग्रुएंस बना SAS कॉन्ग्रुएंस. तो SAS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल्स
कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD, AC is equals to AD, which is given. Angle CAB is equals to angle DAB. रीजन क्या है उसका? AB bisects angle A, ठीक है। And then AB is equals to AB. Why? Because it is common in both the triangles. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD SAS congruence. ठीक है। नाउ ये कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हमसे पूछा BC एंड BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। अब ये BC ये है, दिस इज दिस साइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BD इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ABD। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो आप सोच के देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को उठा के फोल्ड करके उसके ऊपर रखें तो BC और BD इक्वल आएंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो इट मींस दे आर दीज साइड्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। और वैसे भी जैसे हमने उससे भी पता चल जाता है ये BC और BD इक्वल होंगे, है ना। तो देयरफॉर BC is equals to BD. Why? Reason is corresponding parts of congruent triangles CPCT. So this is how. Okay. तो यहां पे हम लिख सकते हैं hence proved. Okay. That's it. Now question number 2. Again figure is given. पहले फिगर बनाते हैं। A, B, C, D. Now, question number 2. It says ABCD is a quadrilateral and in which AD is equals to BC. ये AD और BC इक्वल दी हुई है। एंगल DAB is equals to एंगल CBA. एंगल DAB ये हो गया और वो इक्वल है एंगल CBA, इसके इक्वल। तो ये हमने साइन लगा दिए इक्वल के। प्रूव दैट, अब लिखते हैं, साथ साथ में आपको बता रही हूं क्या क्या प्रूव करना है। नाउ गिवन इज quadrilateral ABCD और गिवन है AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. To prove, first is triangle ABD is congruent to triangle BAC. Second is BD is equals to AC. And third is angle ABD is equals to angle BAC. Now, अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, this triangle that is equals to
ट्राइंगल BAC, और BAC कौन सी ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, अब देखिए, अब ABD ट्राइंगल और BAC में AD और BC हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। देन एंगल DAB, ये वाला एंगल इज गिवन इक्वल टू ट्राइंगल CBA, वो भी गिवन है। एंड और AB और AB देखिए, ये वाली जो साइड है कॉमन है दोनों में। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस बन गया? अगर हम एक ही ट्राइंगल को, मान लो हम DAB को देखो, DAB में कौन कौन सी साइड ली? ये AD, AB और इंक्लूडेड एंगल DAB। तो इट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, अंडरस्टूड। सो और हमेशा बेटा अगर पहले ABD ट्राइंगल लिखा है तो पहले उसी का पार्ट लिखना है, बाद में जो ट्राइंगल लिखी है राइट साइड में उसका पार्ट लिखेंगे। तो वी विल राइट डाउन AD is equals to BC given, then angle DAB is equals to angle CBA which is again given है ना ये दो चीजें हमें, and AB is equals to BA कॉमन। अब AB इक्वल टू हमने BA किस लिए लिखे है? क्यों लिखा है पता है? क्योंकि जब हम DAB, अगर ये है हमारी, ठीक है, ये है हमारी ट्राइंगल DAB, इसके ऊपर हम ये ट्राइंगल BAC को रखेंगे। अब BAC को तो BC आएगी, क्योंकि BC और AD इक्वल है, तो BC यहां आएगी, तो B इसके ऊपर आएगा, C D के ऊपर आएगा, ठीक है, और A हमारा आएगा B के ऊपर, तो तभी इक्वल होंगे। देखो, ठीक है, BA यहां पे आएगा, BC यहां पे आएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू, AB किसके इक्वल है? BA के इक्वल, ओके। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC SAS congruence, ओके। देखो इसमें भी दिया हुआ ना, ABD is congruent to ABC नहीं दिया, BAC दिया है, इसीलिए इसका भी रीजन है ना, क्योंकि AB और BA ऐसे आएगा उसका, ओके। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे दोनों के। तो दूसरा हमें प्रूव करना है, ये तो था फर्स्ट, इसमें फर्स्ट लिख लो। अब सेकेंड हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल्स टू AC। अब BD इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ABD एंड AC इज द साइड ऑफ ट्राइंगल BAC, ठीक है। तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो वो दोनों इक्वल होंगे CPCT से। सो देयरफॉर क्या होगा? BD इज इक्वल्स टू AC, रीजन बस हमें लिखने की जरूरत है CPCT। देन थर्ड, दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी, सो ये इक्वल होंगे CPCT से। देन एंगल ABD, अब एंगल ABD कौन सा है? दिस इज ये वाला एंगल, ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये एंगल देखो ध्यान से देखो। अब ABD का ये एंगल है हमारा, एंगल ये है ABD, और CAB को अगर मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं तो ये है ना CAB, और उसका एंगल ये है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो हमें ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, तो ये एंगल इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ओके। यहां से भी पता चल जाएगा हमें एंगल A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू एंगल A, D इज इक्वल्स टू C। तो वही बात हमने पूछी ना, ABD एंगल दैट इज इक्वल्स टू
BAC. Okay, so angle ABD is equals to angle BAC, again CPCT corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, तो hence proved. Understood? तो बेटा मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द फिगर्स, बहुत माइन्यूटली ढंग से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो फिगर्स को, और जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो अलग से, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ वैसे बना के देख लो, तो ये चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं। तो अच्छे से ध्यान से देखो फिगर्स को और फिर बहुत ईजी है ज्योमेट्री, और प्रैक्टिस तो चाहिए ही। And if you have any problem, do write in comment section. I will answer your questions. Now, next question. Question number 3. Again, figure दी हुई, पहले figure बनाते हैं. Now, ये है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. अब ये एक लाइन सेगमेंट AB है, AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और BC भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है. ये शो है ना, कर रहे हैं ना, इस एंगल से 90 डिग्री का एंगल ऐसे शो करते हैं ना, तो इट मींस दे आर परपेंडिकुलर. देन और ये AD और BC इक्वल भी हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं. शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB. तो हमने प्रूव करना है कि ये जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करती है. अब AB को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, AB के 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है, तो मतलब हमें शो करना है AO और OB इक्वल है. अब देखिए ध्यान से, A और OB क्या है. AO इज अ साइड इन ट्राइंगल OAD एंड OB इज अ साइड इन ट्राइंगल OBC. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हमारा ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले लिखते हैं हम गिवन. गिवन इज अ लाइन सेगमेंट AB in which AD is perpendicular to AB and CD BC is perpendicular to AB, or it is given AD is equals to BC. ठीक है, now to prove is CD bisects AB. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, now coming to proof, ये मैंने जैसे बताया आपको कि हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो वी विल टेक इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD. तो सबसे पहले हमें दिया है ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल OAD एंड एंगल OBC दे विल बी इक्वल 90 के होंगे, क्योंकि AD और BC परपेंडिकुलर है AB पे. सो इट मींस एंगल OBC is equals to angle OAD is equals to 90 डिग्री. रीजन है इसका, BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. ठीक है, तो ये एक एंगल आ गया. देन BC is equals to AD, ये भी गिवन है. ओके,
ये गिवन है एडीबीसी, लेकिन हमने बीसी पहले क्यों लिखा, क्योंकि पहले हमने ट्राइंगल ओबीसी लिखी है फिर ओएडी लिखी है, इसलिए जो ट्राइंगल पहले लिखा जाता है पहले उसी का पार्ट लिखना होता है। देन अगर ये देखें, ये दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं जो इक्वल होते हैं। तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब देखते हैं ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस बन रहा है। देखिए अब एक ट्राइंगल को इसको देखते हैं OBC को, तो कौन सा, एक ये साइड इक्वल है, ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है। अब दो एंगल्स हैं लेकिन साइड इंक्लूडेड वाली नहीं है, दिस इसको दूसरी साइड है, तो इट मींस ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस बना, AAS कॉन्ग्रुएंस, AS से नहीं AAS, तो इसको हम यूज करेंगे इसमें। तो देयरफॉर ट्राइंगल OBC is congruent to triangle OAD, AAS congruence। ठीक है, अब दोनों ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू OA, और रीजन क्या है, ये CPCT, तो इट मींस CD bisects AB, hence proved। Okay, I hope you have understood well. Now question number 4, again फिगर बनाते हैं पहले। नाउ क्या बोला इसमें, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, ये L और M पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दोनों को ये दो दूसरी पैरेलल लाइंस P एंड Q इंटरसेक्ट कर रही है, एंड शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ये जो ट्राइंगल ये देखो बन रही है ना, ABC ये वाली ट्राइंगल और CDA ये वाला ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो अगर ये और ये ट्राइंगल हम लेते हैं तो इसमें ये वाला जो एंगल है, अब अगर P एंड Q पैरेलल है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, अगर उसको लेते हैं तो ये दोनों बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दे विल बी इक्वल। और ऐसे L एंड M पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स अगेन दे विल बी मेकिंग a pair of alternate interior angles, they are again equal and AC दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कैसे, ये दोनों देखो एक ट्राइंगल में देखो दो एंगल्स उनकी इंक्लूडेड साइड, तो ये बनेगा ASA कॉन्ग्रुएंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, और मैं फिर से आपको अलग से फिगर बना के भी समझा दूंगी। गिवन lines L parallel to M and P parallel to Q intersecting at A, B, C, D। ठीक है, to prove triangle ABC
congruent to triangle CDA. Okay, now proof. अब देखिए, पहले मैं आपको ये बता रही हूं, अगर L और M पैरेलल लाइंस हैं एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो ये वाले एंगल्स होंगे इक्वल। तो ऐसे ही दीज टू P and Q आर पैरेलल लाइंस, अगेन ये अभी पैरेलल लाइंस दूसरे भूल जाओ, और अगेन AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो अब हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे विल बी इक्वल because they are again making a pair of alternate interior angles now with P and Q, तो वो भी इक्वल होंगे, समझ आए, ये और ये इक्वल हो गए और पहले से ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है, और ये आपको ये यही है ना, ये L and M में, ऐसे ये वाला आपका P and Q है जो मैंने नहीं बनाया आपको क्लियरली समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA, L is parallel to M and AC is a transversal. इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, बट क्लियर कर दोगे तो ज्यादा अच्छा, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। Therefore एंगल, अब ये पैरेलल लाइंस ली, ये ट्रांसवर्सल ली है, तो क्योंकि पहले हमने ये ट्राइंगल एबीसी लिखी तो पहले इसका एंगल लिखना होगा, तो ये बन रहा है एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, alternate interior angles, ठीक है, एक तो ये आ गया। नाउ P is parallel to Q and AC is a transversal, Therefore अब एंगल फिर से पहले हमें ABC वाला लिखना होगा, तो देखो बेटा ध्यान से देखना कौन सा एंगल किसके ऊपर आएगा। अब BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और AC एंड AC दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो AC और दूसरे की वजह से CA होगा, ठीक है, AC इज इक्वल्स टू CA, देयरफॉर, और एक आपको हिंट भी देती है, यहां से भी पता चल जाता है, देखो AC ये बनेगी AC और ये है C, ठीक है, तो इसमें पहले ये, क्योंकि A के ऊपर C पॉइंट आएगा, B के ऊपर D आएगा एंड C के ऊपर A आएगा, तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि आपको यहां से भी पता चल जाता है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. This is दो angles and included side. So ASA congruence, hence proved. अब देखिए प्रूफ करना कितना इजी है, पहले भी कॉन्ग्रुएंस कर चुके हो, तो आपके लिए ये करना तो बहुत इजी है, बट ध्यान से, सिर्फ ध्यान से देखो फिगर्स को और बस लिखना है, कॉन्ग्रुएंस तो बहुत ही इजी है। ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिगर बनाते हैं पहले।
Now this is the figure. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. अब ये जो लाइन L है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं एंगल ए के. ठीक है. नाउ BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A. अब एंगल ए की आर्म्स है AP वाली और AQ वाली आर्म है, और BP इज परपेंडिकुलर ऑन दिस आर्म एंड BQ इज परपेंडिकुलर ऑन दिस आर्म फ्रॉम पॉइंट B ऑन L. ओके. शो दैट, अभी लिखते हैं फिर समझते हैं. नाउ गिवन एंगल A and L bisects angle A. BP is perpendicular on AP and BQ is perpendicular on AQ. Okay. To prove, first is triangle APB is congruent to triangle AQB, and second is BP is equals to BQ, और इसको क्या बोलेंगे, B is equidistant from AP and AQ. अब AP and AQ क्या है, they are arms of एंगल ए. यहाँ पे लिखा है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो हम अपनी फिगर के अकॉर्डिंगली लिख देते हैं. अब एक आर्म है AP, दूसरी आर्म है AQ, सो इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AP एंड AQ. इसका मतलब क्या है, अब हमेशा डिस्टेंस कैसे हम देखते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि BP इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AP. इट मींस BP इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B and this arm AP, and similarly BQ is perpendicular distance from this B and AQ. Now proof. तो पहले तो हमें फर्स्ट टर्म में प्रूव करना है ट्राइंगल APB एंड AQB कॉन्ग्रुएंट है. अब कैसे, देखिए, अब APB में एंगल APB is 90 डिग्री एंड इन दिस एंगल AQB is 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि BP AP पे परपेंडिकुलर है एंड BQ AQ पे परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री के एंगल्स हो गए, तो इक्वल है. देन L बाइसेक्ट्स एंगल A, इट मींस ये वाला एंगल QAB एंड एंगल PAB, दे आर इक्वल, क्योंकि L इज बाइसेक्टिंग एंगल A, तो ये इसके दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है, तो वो इक्वल हो गए. देन थर्ड इज AB और AB दोनों में कॉमन है, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस बन गया. देखिए एक ट्राइंगल में देखते हैं, जैसे APB में देखें तो ये एंगल लिया हमने 90 का, फिर ये एंगल लिया, तो एक ही साइड पे दो एंगल्स हो गए, उसके एंड पॉइंट्स पे दो एंगल, बट साइड कौन सी है, कोई दूसरी साइड है, इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो ये हो गया हमारा AAS कॉन्ग्रुएंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. In triangle APB and triangle AQB, angle APB is equals to angle AQB is equals to 90 degree. Reason is BP is perpendicular to AP and BQ is perpendicular to AQ. Okay, then angle BAP is equals to angle BAQ. Reason is L bisects angle A. Okay, then AB is equals to AB common. ठीक है, so triangle APB
is congruent to triangle AQB. Reason is AAS congruence. AAS congruence. तो फर्स्ट तो हमारा प्रूव हो गया AAS congruence से. अब सेकंड क्या है, BP is equals to BQ. वो भी प्रूव करना है. अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BP और BQ क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दे विल बी इक्वल. सो BP is equals to BQ CP CT. तो इसका मतलब क्या है वो भी हम लिख देते हैं, दैट इज B is equidistant from AP and A. Okay? Hence proved. So this is how we can do this question. Now the next question is question number 6. पहले फिगर बनाते हैं. Now ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC. दिस इज पॉइंट D, दिस इज E. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज इन फिगर AC इज इक्वल्स टू AE. तो AC ये है और AE ये दोनों इक्वल है. AB इज इक्वल्स टू AD. AB AD, यहाँ दो लाइंस लगी तो हम भी दो लगा लेते थे, मतलब AB AD इक्वल एंड AC एंड AE आर इक्वल. एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC. एंगल BAD है ये इज इक्वल्स टू एंगल EAC, दैट इज दिस. तो ये हमें गिवन है. शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE. तो हमने प्रूव करना है कि ये BC इज इक्वल्स टू DE, ये वाली साइड है. ठीक है. अब सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. गिवन AC is equals to AE, AB is equals to AD, angle BAD is equals to angle EAC. देखिए बेटा जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है ना वही गिवन में लिख देते हैं. तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला था ट्राइंगल या कुछ लिखना, तो हम बिना ट्राइंगल के ऐसे हमने लिख दिया जो जो गिवन था. ठीक है. शो दैट है तो यहाँ पे हम टू प्रूव की जगह टू शो भी लिख सकते हैं. टू शो BC इज इक्वल्स टू DE. नाउ यहां प्रूफ करेंगे. अब देखिए, अब BC is a side of triangle ABC and DE is a side of triangle ADE. तो पहले हमें ये फिगर आउट करना होता है कि जो हमें करना है वो कौन सी ट्राइंगल्स हैं या किस ट्राइंगल का वो पार्ट है. तो उसके बाद हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि हमें कैसे चलना है. तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल ABC अगर और ADE को अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर ले तो CPCT से हमें जो बोला है वो इक्वल आ जाएगा. बट अब उसके लिए क्या करना है, तो क्या हमें कोई साइड्स या एंगल्स उन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल दिए हैं. तो लेट्स फाइंड आउट. अगर ABC ट्राइंगल को लें तो ABC और ADE ट्राइंगल, अब मैं यहां पे आपको बना के दिखाती हूं. ये है ट्राइंगल ABC एंड ये ट्राइंगल ADE को मैं आपको ऐसे ही बना रही हूं, ADE.
ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी और ए डी इक्वल दिया है, ठीक है। फिर इसका ए सी और इसका ए ई, ये दोनों इक्वल दिया है। अब दो चीजें तो देखो इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल है, तो अगर अब दो साइड्स वाला कौन सा कॉन्ग्रुएंस होता है, एस ए एस। तो अगर हम बीच वाला इंक्लूडेड एंगल इक्वल कर लें तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब वो कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल बी ए सी। अब हमें कौन से एंगल्स इक्वल दिए हैं, बी ए डी इक्वल दिया, बी ए सी और डी ए ई नहीं इक्वल दिया, तो बी ए डी दिया है। तो बी ए सी कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल बी ए सी। एंड ए डी ए ई कौन सा है, ये वाला एंगल। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर ले, अब कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, देखो यहां से पता चल जाएगा। अब हमें बी ए डी और सी ए ई इक्वल दिया हुआ है, तो अगर हम इन दोनों में ये छोटा वाला एंगल ऐड कर ले, बी ए डी में ये हम डी ए सी ऐड करें, तो ये एंगल बन जाएगा हमारे पास बी ए सी। और ऐसे ही ई ए सी या सी ए ई में अगर हम ये छोटा वाला डी ए सी ऐड करें तो ये बन जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो क्योंकि दो इक्वल चीजें हैं, उसमें हम दोनों में इक्वल तो ऐड करेंगे तो तब भी इक्वल रहेंगे, तो इससे हमारा जो एंगल है वो इक्वल आ जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, अब हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी है, बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए। अब देखो जरा, इसमें भी हमें देखना चाहिए, अब बी ए और डी ए इक्वल है ना, कि अगर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखना है, तरीके से लिखना पड़ता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो उसमें उसी ऑर्डर में आने चाहिए। अब बी ए के ऊपर कौन सी साइड आएगी, डी ए, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, तो बी ए सी और ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा डी ए ई, ठीक है। अब इसमें क्या है, बी ए या ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना, क्योंकि बी ए को हमने उल्टा लिख दिया ए बी और इसको भी उल्टा लिख दिया ए डी, तो एक ही बात है। तो ये हमें दिया हुआ है गिवन, ठीक है। फिर दूसरी साइड हमें दी हुई है ए सी और ए ई इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, अगेन गिवन। और एक और हमें चीज दी है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये भी गिवन है, बट हमें जरूरत किसकी है, हमें चाहिए बी ए सी और डी ए ई। तो दोनों में हम जैसे बताया कौन सा ऐड करेंगे, डी ए सी, छोटा वाला एंगल। सो देयरफॉर बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब बी ए डी और डी ए सी को मिला के बन गया एंगल बी ए सी। सो एंगल बी ए सी और ई ए सी और डी ए सी को मिला के बन जाएगा एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। तो अब एक एंगल भी दोनों के बीच में, ये वाला एंगल भी इक्वल आ गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर ट्राइंगल BAC is congruent to triangle DAE। कॉन्ग्रुएंस कौन सा है, SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू, ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू DE। वाई, रीजन is CPCT, corresponding parts of congruent triangles, hence shown। ओके, तो देखो कितना इजी है, देखने में लगता है कितना डिफिकल्ट, लेकिन इट्स सो इजी। सिर्फ एक ही सब कुछ दिया हुआ है, बस ये छोटा सा एंगल, दोनों जो एंगल्स गिवन है उनमें ऐड करो और आपका एंगल भी आ गया इक्वल, और बस ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। Now next is question number 7। अगेन फिगर बनाते हैं पहले।
अब देखिए, दिस इज द फिगर। अब क्या कह रहे हैं, AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट दिया, P उसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये AP और PB इक्वल होंगे अगर P मिड पॉइंट है। देन D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E, ये E D AB के उस तरफ दो पॉइंट्स हैं, सच दैट BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। BAD एंगल है ये वाला, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ABE, दिस एंगल, ठीक है। ABE एंगल है ये ABE, ओके। एंड एंगल EPA इज एंगल दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल DPB इज दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, और ये दोनों पार्ट्स AP और PB इक्वल दिए हैं। शो दैट ट्राइंगल DAP इज इक्वल्स टू ट्राइंगल EPB पहले हम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन a line segment AB and P is its midpoint. Okay, then angle BAD is equals to angle ABE, and second is angle EPA is equals to angle DPB. To prove, to show that बोला ना, अब show that बोला तो to show लिख देते हैं। First is triangle DAP is congruent to triangle EBP, and second is AD is equals to BE. AD is equals to BE. अब ये भी बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन करा ना वैसे ही है। अब हमें दो ट्राइंगल्स DAP, ये वाला ट्राइंगल है जो DAP, अगर मैं इसको ये हटा दूं तो ये वाला ट्राइंगल ये है DAP, और वापस इसको मैं ज्वाइन कर रही हूं, ठीक है। और EBP ट्राइंगल है ये वाला, अगर इसको भी मैं यहां से रब कर दूं तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ठीक है। तो चलो इसको भी डॉटेड इसलिए कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो देखिए, अब इस ट्राइंगल में DAP में एंगल दिस DAP, ये वाला एंगल दिस वन इज गिवन इक्वल टू एंगल ABE, दिस एंगल। एक तो ये चीज हो गई। देन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP और PB इक्वल हो गया दोनों, क्योंकि AP इज द साइड ऑफ ट्राइंगल DAP एंड PB इज द साइड ऑफ ट्राइंगल EBP, ठीक है। तो वो इक्वल हो गया। अब एक तो एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई। तो एक हमें एंगल गिवन है, तो इट मींस, और वो एंगल इज दैट इज ऑन द अदर एंड पॉइंट ऑफ दैट साइड। एक एंड पॉइंट पे ये वाला एंगल है, दूसरे पे ये है, लेकिन ये एंगल अगर हमें ADP ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं ना, ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं दिस, या DAP ट्राइंगल, तो एंगल हमें कौन सा चाहिए, पूरा DPA पूरा एंगल, या APD, लेकिन हमें कितना दिया है, APE, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरी अगर हम ट्राइंगल लें, दिस इज ट्राइंगल EPB, और उसमें हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो हमें ये दोनों इक्वल करने हैं। तो अगर हम ये दोनों इक्वल करने, लेकिन इसमें हमें दिया इतना। अब देखिए, इन दोनों में अगर हम इस एंगल EPA में अगर ये वाला ऐड कर दे, छोटा वाला बीच वाला एंगल, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंगल APD बन जाएगा ना।
और ऐसे इस वाले एंगल में ईबीपी में अगर ये छोटा वाला एंगल ऐड कर दे बीच में ईपीडी तो बन जाएगा ये वाला एंगल। अब ये एंगल्स इक्वल दिए हैं, उन दोनों में ये छोटा एंगल ऐड किया जाए तो हमारे पास जो हमें एंगल्स चाहिए एपीडी और बीपीई वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यही तो हमें चाहिए। तो बस ऑलरेडी हमारे पास एक एंगल इक्वल है, एक साइड इंक्लूडेड साइड इक्वल है, दूसरा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड, तो ए से हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नाउ इन ट्राइंगल DAP, देखिए जो ट्राइंगल्स हमें करनी कॉन्ग्रुएंट वहीं से देख के आप लिख लो। एंड ट्राइंगल EBP, अब ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो पहले हमें दिया है एंगल BAD। अब लेकिन हम BAD ना लिख के हम लिख सकते हैं इसको PAD, क्योंकि BAD ये और एंगल PAD ये एक ही एंगल है ना, सेम ही है। तो हम क्योंकि ये एंगल हम ये ट्राइंगल DAP ले रहे हैं तो उसमें हम नाम हमें क्या लिखना चाहिए, PAD बजाय PAD के। ठीक है, सो एंगल PAD इज इक्वल टू EBP है। तो यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ AB जो यहां से स्टार्ट करके दिया है तो हम लिख सकते हैं PBE। ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल PBE लिख देते हैं बिकॉज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE ये गिवन है। ठीक है, एक तो ये हो गया। नाउ AP इज इक्वल्स टू PB, ये है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, देन थर्ड हमें जो एंगल गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, दिस इज गिवन, देयरफॉर एंगल EPA, अब EPA में हम ऐड कर देंगे EPD प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू DPB, और इधर भी हम एंगल EPD ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, ये वाला एंगल EPD कौन सा एंगल है, ये बीच वाला। ओके, तो ऐड कर दिया तो EPA में EPD ऐड किया तो बन गया एंगल APD। सो एंगल APD इज इक्वल्स टू, और DPB में इसमें ये ऐड किया तो बन जाएगा एंगल BPE इज इक्वल्स टू एंगल BPE। तो एंगल हमारा इक्वल आ गया, देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP ASA कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास यहां फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। देन सेकेंड प्रूव करना है AD इज इक्वल्स टू BE। अब देखिए AD क्या है, AD इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल APD या DAP, जो भी ट्राइंगल हमने करी है कॉन्ग्रुएंट, एंड BE इज द साइड ऑफ ट्राइंगल EBP। ठीक है, अब दे आर मेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दे विल बी इक्वल। सो ये तो बहुत इजी है, therefore AD is equals to BE, reason is CP CT, so hence shown, दोनों पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, सो देखिए बेटा है बहुत इजी, लेकिन वही चीज फिर से बोलूंगी, प्रैक्टिस तो खुद को करनी पड़ेगी। आपको मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, आपको लगा बहुत इजी है, स्टिल जब तक आप खुद में क्वेश्चंस करके देखोगे तब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डू दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको लास्ट टू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो करवाए थे ना क्वेश्चन 6, एक्चुअली इसमें तो फिफ्थ भी,
क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन 2 इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 2 एंड एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो जैसे 3 मार्क्स के आ जाएंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन 8 है, दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन और वो आपको 4 या 5 मार्क्स का आएगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ध्यान से करिएगा। बहुत इजी है बेटा, आज की क्लास में आप अगर अच्छे से ध्यान से समझ रहे हो ना, तो 100% आपको श्योरिटी दे रही हूँ, एक भी आधा नंबर भी नहीं कहीं आप लूज करोगे। बस अपने आप प्रैक्टिस करो फिर उसके बाद। नाउ क्वेश्चन 8, तो पहले बनाते हैं फिगर। चलिए, now this is B, C, A, D, M. Now, in right angle triangle ABC, now ABC एक right angle triangle दी तो naturally ये होगा right angle, right angle at C. M is the midpoint of hypotenuse AB. अब ये जो है M AB का, AB hypotenuse है ABC का, तो M midpoint दिया है तो मतलब BM और AM इक्वल होंगे। C is joined to M, पॉइंट C को M से ज्वाइन किया एंड देन it is produced to point D such that DM is equals to CM. तो उन्होंने कहा कि इसको ज्वाइन किया है और इस तरह से, और इसको यहां तक प्रोड्यूस किया है कि जो CM था और DM वो इक्वल हो। ठीक है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, इसको भी ज्वाइन कर दिया है। शो दैट, अब पहले लिखते हैं इसको, बहुत सारा कुछ प्रूव करना है। गिवन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC और जिसमें एंगल C इज 90 डिग्री एंड M is midpoint of AB और दिया हुआ है हमारे पास DM is equals to CM. Then to show, और अच्छा ये बेटा स्टार्स लगा लो, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोला उन पे स्टार्स लगा लीजिए। फर्स्ट इज ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD. Second is angle DBC is a right angle. Then third is triangle DBC is congruent to triangle ACB. And fourth is CM is equals to half of AB. अब ये 4 चीजें हमें प्रूव करनी है या शो करनी है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, उसको पहले समझते हैं। अब बोला ट्राइंगल AMC और BMD को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब DMC ये कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली, एंड AMC इज दिस ट्राइंगल। अब देखिए इसमें हमने, देखो जब हम फिगर में सब कुछ शो कर देते हैं तो कितना इजी हो जाता है। नाउ इसमें क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB तो BM और AM इक्वल होगा।
और ये डीएम और एमसी या सीएम इक्वल गिवन है तो दो तो साइड्स इक्वल हो गई। फिर ये अगर देखो तो CD एंड AB दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, सो ये क्या बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दे विल बी इक्वल। तो दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल दे आर इक्वल, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। First, now in triangle AMC and triangle BMD, इधर पहले AMC लिखा हुआ है फिर BMD, तो पहले हम इसका पार्ट लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। तो एक हमें दिया हुआ है क्या इसमें कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो पहले हम इसका कर देते हैं AM इज इक्वल्स टू BM। रीजन क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, ये रीजन हो गया। देन नेक्स्ट इज गिवन DM इज इक्वल्स टू CM, बट हम CM पहले लिखेंगे क्योंकि AMC का पार्ट पहले लिखना हमने लेफ्ट साइड में। सो CM इज इक्वल्स टू DM, दिस इज गिवन, एंड एंगल AMC is equals to angle BMD, vertically opposite angles. Angle AMC is equal to angle BMD, vertically opposite angles. So therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD by SAS congruence. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये एंगल DBC, ये वाला जो एंगल है ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ राइट एंगल। ओके, अब देखिए, अब इसमें हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कर दी कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर ली तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें यही जो लिखा है ना उसी से पता चल जाता है। तो एंगल जो ये वाला एंगल होगा, एंगल DBM, दैट विल बी इक्वल टू एंगल CAM, क्योंकि CPCT से अगर हम इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो ये एंगल इसके ऊपर आएगा या वो एंगल इसके ऊपर आएगा। ठीक है, यहां से भी पता चल जाता है। अगर हम एंगल DBM की बात करें, DBM मतलब जो B वाला जो वर्टेक्स वाला एंगल है, तो B तो वो किसके ऊपर आएगा, A वाले वर्टेक्स वाला जो एंगल, तो A के ऊपर है ना। देखो ये फर्स्ट उसी से पता चल जाता है ना कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर आएगा, तो A के ऊपर B आएगा। तो इट मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे CPCT से। सो सेकेंड इज, चलिए इसको पहले मैं रब करके फिर आपको बताते हैं। सेकेंड करते क्योंकि जगह नहीं है बेटा, तो अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। तो सेकेंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल DBM बाय CPCT। ठीक है, अब CPCT से ये एंगल्स आ गए इक्वल। तो अगर ये एंगल CPCT से इक्वल हैं और ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं, अगर हम लाइंस लें DB एंड AC, देखिए DB एंड AC हमने लाइंस ली, एंड BA एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल शो कर दिए, एंड दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विद दीज लाइंस। बन रहे हैं ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर इक्वल हो तो वो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, ये लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। तो यहीं से हमारा ये आएगा। नाउ दे आर मेकिंग a pair of alternate interior
angles with DB and AC when BA is a ट्रांसवर्सल। तो ये भी हम क्लियर कर देते हैं कौन सा ट्रांसवर्सल है, इज अ ट्रांसवर्सल, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, देयरफॉर DB इज पैरेलल टू AC। तो ये हो गया क्लियर। अब DB और AC जब पैरेलल हो गई, अब इसको मैं हटा रही हूं और BC ये है। अब BC एक ट्रांसवर्सल है इन दोनों में। ठीक है, तो BC ट्रांसवर्सल है, DB और AC क्या है, दे आर पैरेलल लाइंस। तो ये वाले एंगल्स क्या बनेंगे, दे आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब ये तो हमें दिया है 90 का ऑलरेडी, तो जब ये 90 का है और दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो नेचुरली 180 माइनस 90 ये भी क्या आ जाएगा, 90 का। तो प्रूव हो जाएगा ना कि ये भी राइट एंगल है ना। नाउ ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम सीधा ऐसे लिख सकते हो, यहां पे लिख देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो ये 180 क्यों होगा, बिकॉज दे आर मेकिंग को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, तो उनका सम होगा 180 डिग्री। नाउ DBC प्लस ACB इज 90 डिग्री is equals to 180 degree. So DBC is equals to 180 minus 90, 90 degree. So DBC is a right angle. Now सेकेंड भी हमने कर दिया प्रूव, पहले पहला कर दिया था, अब सेकेंड भी प्रूव हो गया। अंडरस्टूड? चलिए, अब सेकेंड भी प्रूव हो गया। अब आगे ट्राइंगल DBC और ACB को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। अब DBC ट्राइंगल ये पूरी है और ABC ये पूरी है। ठीक है, अब देखिए ये है ट्राइंगल DBC और DBC और ये है ACB। ये देखो ये DBC है और इसको मैं चलो ज्वाइन कर देती हूँ और ये है ABC। तो इन ट्राइंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब कैसे, अब तो हमारा बहुत इजी हो गया। तो अभी हमने किया है कि ये राइट एंगल है दोनों, ये वाला ये राइट एंगल है, BC कॉमन आ गया। एंड ये हमने ट्राइंगल्स, ये वाली जो ट्राइंगल BMD, ये वाली फर्स्ट जो है ट्राइंगल AMC और BMD हमने कॉन्ग्रुएंट करी थी, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो DB और AC के उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं, तो DB और AC क्या इक्वल होंगे। तो ये साइड और एंगल, तो क्या आंसर बन गया, ये SAS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए नाउ इन ट्राइंगल DBC and triangle ACB, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, DB इज इक्वल्स टू AC। रीजन क्या है, CPCT एज फर्स्ट वाला लिख देते हैं, एज ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD। तो CPCT से हमारा DB और AC ये इक्वल आ जाएगा।
नाउ एंगल, अभी हमने किया ना डीबीसी का राइट एंगल है डीबीसी। फिर से मैं बताऊंगी आपको, अगर जो ट्राइंगल पहले लिखी है उसी का पार्ट पहले लिखना है। डीबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूव किया है अभी, ठीक है। एंड BC is equals to CB. BC is equals to CB. They are common. Therefore, triangle DBC is congruent to triangle ACB. This is SAS congruence. ठीक है, अब थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। लास्ट रह गया हमारा CM is equals to half AB. अब ये है CM, this CM is equals to half AB. तो this is very easy. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इट मींस DC will be equal to AB. ठीक है, DC is the side of triangle DBC and AB is the side of triangle CAB या ACB. तो therefore DC is equals to AB CP/CT से, so half of DC is equals to half of AB. तो half of DC क्या है? half of DC will be equal to, क्योंकि अब हम रिजल्ट देखेंगे क्या, half of DC को हम CM लिखेंगे क्योंकि DM और CM इक्वल है, तो इट मींस CM is half of this DC, तो half of DC को हम लिख देते हैं CM, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और CM हमने क्यों लिखा है, क्योंकि रीजन दे देते हैं DM इज इक्वल्स टू CM गिवन है। सो हमारा फोर्थ भी प्रूव हो गया, सो हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाई मार्क्स, ठीक है। लेकिन बच्चे ना कुछ कुछ ये हम मिस्टेक कर जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि इसको 90 का कैसे प्रूव करना है। वो जब पैरेलल लाइंस प्रूव करके करना है ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे एक अगर पॉइंट पे अटक गए ना, तो आगे वाले सारे पार्ट्स गए। तो इसलिए ये ध्यान से उस पार्ट को ध्यान से समझिए। अंडरस्टूड? चलिए, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और बेटा अभी इसके बाद आगे भी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन हम आगे इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा वीडियो हो चुका है। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट बनेगा इस चैप्टर का, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस करो सबकी। So if you like my video, please do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, बच्चों।